हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कार्य और घर्षण बल के बारे में बात किया था। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, ऊर्जा किस तरह से एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, ऊर्जा और क्या कार्य और ऊर्जा प्रमेय क्या है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि ऊर्जा होता क्या है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की, when we used to talk about the energy, तो एनर्जी का मतलब हो जाता है कि किसी कार्य करने की आपके पास कितनी क्षमता है, ठीक है ना। यदि आपके पास कार्य करने की ज्यादा क्षमता है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऊर्जा ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप बोलते हैं कि आई हैव वेरी लेस एनर्जी, या फिर हम बहुत एनर्जी लेस है, मेरी एनर्जी एग्जॉस्टेड हो गई है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अब आप कार्य करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का मतलब ही होता है कि कार्य करने की आपकी क्षमता कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए, ऊर्जा बेसिकली दो तरह का होता है, दो ही तरह का होता है। और वो कौन कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की, तो मैंने बोला कि किसी कार्य करने की ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, तो ऊर्जा सिर्फ दो तरह का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं सर, ऊर्जा तो कई प्रकार का होता है, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप या फिर ध्वनि ऊर्जा, तो ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के बारे में आप कहेंगे कि सर ऐसा बहुत सारा ऊर्जा होता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ ऊर्जा दो ही प्रकार का होता है। मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा सिर्फ दो प्रकार का होता है। अब आप पहली बात तो रूप की बात अलग है, प्रकार की बात अलग है। अगर मैं ऊर्जा के रूप की बात करूंगा तो ऊर्जा कई रूप में होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऊर्जा के प्रकार की बात करूंगा तो ऊर्जा सिर्फ दो प्रकार का होता है। स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो क्या करता है, स्थिति को बदलने में की क्षमता रखता है। मतलब किसी भी तरह के फील्ड में, किसी भी तरह के क्षेत्र में, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो गया या फिर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उसमें अपनी स्थिति के बदलने की अगर उसके पास क्षमता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। और वहीं पे अगर गतिज ऊर्जा की बात करें, तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि अगर वो अपने गति को बदलने की क्षमता रखता है, इफ अगर वो उसके अंदर थोड़ी भी क्षमता है कि वो गति को बदल सकता है, जो भी गति है उसकी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो कभी भी इस ऊर्जा का मतलब ही हो गया, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, तो ये भी बात क्लियर है कि ऊर्जा जो है वो क्या बोलते हैं, कितने तरह का होता है, स्थितिज और गतिज। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों से लेकर के। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए ऊर्जा बराबर क्या हो गया, ऊर्जा बराबर होता है कार्य। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हो गया, देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय बेसिकली होता क्या है, ये कहता है कि जब किसी भी सिस्टम पे, जब किसी निकाय पे हम कार्य करते हैं, किसी भी निकाय पे अगर हम कार्य करते हैं, तो ये बात निश्चित है कि जितना भी हमने कार्य किया है, वही कार्य उसके उसके अंदर ऊर्जा के रूप में क्या हो गया है, स्थित हो गया है, ठीक है ना, या ऊर्जा के रूप में संयंत्र है। तो कहने का सेंस मेरे ये है कि जब भी कोई कहता है कि आपने किसी चीज पे कार्य किया, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक पेन है, और इस पेन को मैं एक जगह से ऊपर लेके गया, तो मैंने कुछ कार्य किया है। निश्चित तौर पर इस कार्य करने के बदले इसके अंदर क्या हो गया है, ऊर्जा निहित हो गया है, ठीक है ना, इसके अंदर ऊर्जा निहित हो गया है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप कार्य करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और अगर ऊर्जा है तो कार्य होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब जैसे ही आप अगर देखें तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा को ना तो हम लोग कभी उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कोई ऊर्जा हम बनाते नहीं है। अब ऐसा है कि ऊर्जा के रूप को हम लोग बदल सकते हैं। जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जो हम लोग प्लांट्स में बनाते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता ये है कि हम थर्मल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को
विद्युत ऊर्जा में, यानी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसके सिर्फ रूप को रूपांतरित करते हैं, ना कि हम कभी भी उत्पन्न करते हैं। तो कहा जाता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम कह रहे हैं कि हमने कार्य किया, इसका मतलब हमारी ऊर्जा का क्षय हुआ है। वो ऊर्जा का क्षय अगर हुआ है तो वो ऊर्जा किसके पास गया है? तो जिस पे आपने कार्य किया है उसी पे वो ऊर्जा गया है। यही बात कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो देखो, आपको पढ़ाया गया है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया? बल गुणे विस्थापन। तो बल बराबर क्या हो गया? फोर्स F, और विस्थापन का मतलब क्या हो गया? S। ठीक है ना? तो बल जो होता है, अगर न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग देखेंगे तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है ना, इंटू S। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये कहाँ से आया है? न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है ना। न्यूटन के जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहां से क्या है? F = ma। मैं आपको बता दूं कि मैं सब कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी में ही पढ़ना है। तो मैं, अच्छा, मुझे पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जहाँ पे आप इंग्लिश पा जाएंगे, हिंदी में आपको समस्या होती है, इसी वजह से मैं अब पूरी तरह से हिंदी बोल रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरा जो कंप्लीट, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि मेरा जो कंप्लीट एजुकेशन है या फिर जो मेरा पैटर्न है वो इंग्लिश का ही है, पर सिर्फ इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो भी पॉलिटेक्निक में बच्चे आते हैं वो हिंदी ही पढ़ते हैं, इसलिए, सिर्फ इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको हिंदी में अधिक से अधिक रूपांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहां से m × a × s हो जाता है। अच्छा, a बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है a का जो मान होता है वो कितना होता है? देखो, जब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे तो a की वैल्यू जरा देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम देखिए, अभी भी अगर डिफॉल्ट देखेंगे तो आपको इंग्लिश ही दिखाई देगा। तो तृतीय इस समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है ना। यहां से आप जरा सोचिए, v² माइनस u² बराबर क्या मिल जाएगा? 2as। तो a बराबर आपको क्या मिला? v² माइनस u² अपॉन, या फिर हम लोग यहाँ पे as कंप्लीटली है, सीधे सीधे as की वैल्यू रख देते हैं, तो इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिल जाएगा? अगर as की वैल्यू लिखेंगे तो v² माइनस u² / 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे as की जगह पे हम लोग क्या लिख दिया? m = m × v² माइनस u² अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक समीकरण बन गया हाफ mv² और माइनस दूसरा समीकरण क्या बन गया? हाफ mu²। ये क्या बताता है? ये गतिज ऊर्जा तो है ना। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला आपको, हालांकि ये सब बातें बहुत डिफॉल्ट होती है, आप पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv²। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना उसने कार्य किया है, किसी वस्तु को किसी एक जगह से, एक वेग से दूसरे वेग में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा है, वो क्या है? वो कहां से हम लोग देख सकते हैं? वो देख रहे हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होगा। भाई, विस्थापित किया गया है, एक जगह से दूसरे जगह तक वेलोसिटी दिया गया है उसको, तो वहां से हम लोग को क्या मिल रहा है कि देखिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस क्या बोलते हैं, सॉरी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो यहाँ क्या मिल जाता है? kF माइनस ki। तो ये क्या है? ये ऊर्जा में परिवर्तन था, और ये क्या है? उस पे किया गया कार्य। मतलब कि एक वस्तु को यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विस्थापित किया गया है, एक वस्तु को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विस्थापित किया गया है, तो उस विस्थापन, अच्छा, उस विस्थापन करने में अगर उसका वेग u से v हो गया है, तो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का जो मान होगा वही मान उसके कार्य के बराबर होगा। मतलब ऊर्जा हमेशा निहित है। आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि एनर्जी कभी भी लॉस हो रही है, एनर्जी कब खत्म नहीं हो रही है, लॉस तो होती है। लॉस होने का मतलब होता है कि किसी एक सिस्टम के पास एनर्जी नहीं रह गई, लेकिन हाँ, वो ट्रांसफर होती है। किसी एक सिस्टम के पास लॉस हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसफर होता है। मतलब आपके पास पैसा खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जितना पैसा था वो जल गया।
आपका पैसा खत्म हो गया मतलब कि आपके पास पैसा था, वो पैसा अब किसी और के पास चला गया, यानी कि वो क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, उसके स्थान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितना भी आप कार्य करेंगे किसी वस्तु को विस्थापन, मान लीजिए किसी भी काम में, ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्थितिज और गतिज ऊर्जा के लिए यानी वेलोसिटी के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, यानी गति के लिए सिर्फ नहीं है। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब होता है कि जो गति कर रही है, गति। अब देखिए ये सिर्फ यही एप्लीकेबल नहीं है, आप जब विद्युत में जाएंगे तो भी ये कार्य ऊर्जा प्रमेय काम करे। कार्य ऊर्जा प्रमेय पूरी भौतिकी में कार्य करता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक जगह कर रहा है। वो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या करेगा, पूरे भौतिकी में कार्य करता है। वो यही कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और यदि कोई निकाय कोई कार्य कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। और जितना वो कार्य कर रहा है उतना ही क्षय हो रहा है, और जितना उस पे कार्य हो रहा है उतना ही उसके ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी बात को मैंने आपको दिखाया है कि जो अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में क्या हो गया, वृद्धि हुआ है, तभी तो फाइनल वाला अधिक है, इनिशियल वाला कम है। ठीक है ना, तभी तो कम होगा ना। तो इसका हम लोग को क्या मिल रहा है, कार्य जितना भी होगा वही उसका ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, यानी उसकी ऊर्जा उतना ही बढ़ गई। ठीक है ना, चलिए। तो हमने देखा कि किस तरह से कार्य जो है और ऊर्जा आपस में एक दूसरे से क्या संबंध रखता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमको ये बात समझ में आ गई कि कार्य जितना करेंगे वही उसकी ऊर्जा के रूप में निहित हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है, पहले समझिए यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम, देखो ये क्वेश्चन क्या है ना कि बोर्ड की अगर नजर से देखेंगे वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस होना है और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है। इसमें दो तरीका है, एक तो आप सिंपल कैलकुलस के मेथड से बता सकते हैं। देखो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम सिंपल एक बात कहता है कि यदि बल संरक्षी है, ठीक है ना, यदि कोई आपका कोई बल नहीं लग रहा है या फिर बल संरक्षी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो सिंपल सी बात है ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितना भी आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो उसके स्थितिज ऊर्जा में उतना ही क्या होगा, नुकसान होगा, उसके स्थितिज ऊर्जा में उतना ही क्या हुआ, लॉस हो जाएगा। या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा में जितना इंक्रीमेंट होगा, यानी ऐसा समझो कि स्थितिज ऊर्जा की हम लोग बात करें, स्थितिज ऊर्जा ये कहता है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इसका मान हमेशा क्या होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, नियत होता है। इसका मान हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सॉरी नियम मैंने लिख दिया। तो इसका मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा अगर आप स्थितिज ऊर्जा में जितना ज्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, यानी कि जितना उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी का उल्टा हम लोग बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में जितना ज्यादा कमी आएगी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा के में जितना ज्यादा क्या है, अगर कमी आएगी तो निश्चित तौर पर उतना ही गतिज ऊर्जा में भी क्या आएगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का मान क्या है, वो नियत है, कांस्टेंट है, वो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा निकाय है, कोई ऐसा सिस्टम है जो इस तरह से हो अगर, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो स्थिति है वो मान लीजिए x1 है, यहाँ पे इसकी स्थिति क्या हो गई, x2 हो गई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, इसका वेग कितना है v1, जब तक वो यहाँ पे आएगा इसका वेग कितना हो गया, v2 हो गया। तो अगर बल संरक्षी है तो ऐसे केस में वर्क डन बराबर W बराबर हम लोग को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मिलेगा। तो आप वर्क बराबर क्या निकाल सकते हैं, देखो बल संरक्षी कहने का मतलब है कि एक नियत बल लगातार काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की इसमें हो रहा है ना। तो बल संरक्षी अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल या फिर फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन का आपका क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। बल गुणे विस्थापन का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, यानी F इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो अब अगर इसका मान हम लोग देखेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आ गया है
तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल ही है। और उसने कितना परिवर्तन किया है? उसने क्या किया है कि पहले उसका वेग कितना था, क्या बोलते हैं, u था, बाद में उसका वेग कितना हो गया v1, हम यहाँ पे v2 लिख देते हैं, v2 माइनस m v1 स्क्वायर बाई 2। अगर आपने ऐसे यहाँ पे v1 v2 लिखा है तो यहाँ पे u की वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं m v2 स्क्वायर माइनस अपॉन 2 माइनस, क्योंकि अंतिम वेग, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखेंगे तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा, k2 माइनस k1, ये तो इसके किस में आ गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे या स्थितिज ऊर्जा के परिपेक्ष में बात करेंगे तो W बराबर क्या मिल जाता है हम लोग को, F इंटू dx, और यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, F बराबर क्या होता है, अगर स्थितिज की बात करते हैं तो du बाई dx हो जाता है, क्या होता है, du बाई dx इंटू dx, ठीक है ना। ये क्या बोलता है कि उसके अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो सीधे से u क्या होता है, u फॉर द स्थितिज ऊर्जा, u का मतलब होता है, u किसको डिनोट करता है, स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करता है। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया, माइनस u2 माइनस u1। तो ये क्या दिखा रहा है कि इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों बातों से ये चीज समझ में आ गया कि k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू माइनस u2 माइनस u1। अब आप ये समझिए इस शब्द का मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा में धनात्मक परिवर्तन है, जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा में क्या है, धनात्मक परिवर्तन है, उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा में क्या है, ऋणात्मक परिवर्तन है। यानी जितना वो बढ़ा है इतना ही ये क्या हो गया है, घट गया है। तो ये इसका क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत हो गया। अगर इसी बात को कभी कभी बोल देता है कि फ्री फॉल मुक्त स्थिति में बताइए, वहां से दिखाइए इस बात को कि ये संरक्षित रहता है, तो इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक जगह से एक बॉल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल कर रहा है, तो उसकी पहले हाइट मान लीजिए h थी, ठीक है। तो आप तीन एक रिस्पेक्टिव प्लेसेस ले लीजिए, जैसे जहां से स्टार्ट किया था वो A है, कोई एक दूसरा बिंदु ले लीजिए जिसको हम लोग B बोल रहे हैं, और तीसरा जहां पे पहुंचने से जस्ट पहले वाली बिंदु को ले लेते हैं, वो क्या है C, एकदम पहुंचा नहीं है, जस्ट पहुंचने से पहले वाली बिंदु ले लेंगे तो वो क्या हो गया C। तो यहाँ पे क्या था, मुक्त अवस्था में यदि किसी बॉल को या किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो पहले तो जब यहाँ पे था तो इसके पास सॉरी, यहां पे जब था तो इसके पास क्या था, इसके पास सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा थी जिसका मान कितना था, mgh, ठीक है ना। जब यही बॉल यहां से एक बिंदु पे नीचे आया जो कि कितना दूर है, यहां से x प्लेस पर है, अगर x डिस्टेंस पर है, तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, mgx, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या होगा, जब यहाँ पे C पे हम लोग देखेंगे तो C पर अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट कितना हो गया है, h के बराबर है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या है, mgx, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो यहाँ क्या हो गया, mg इंटू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा इसकी यहाँ पे कितना है, mgh, यहाँ पे कितना है, mgx, यहाँ पे कितना है, mg या फिर 0, ये तो हो गया 0 ना, यहाँ इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यानी स्थितिज ऊर्जा इसकी खत्म हो गई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा की तो भैया इसके पास कितना वेग था, 0 वेग था, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितना है, 0 है। x बिंदु के पे हम लोग अगर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो मान लेते हैं उसका कोई v डैश वेलोसिटी है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, हाफ mv डैश स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं तो इसका हम लोग को यहाँ पे क्या वेग मिल जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो इसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं थी, इसके पास गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर है, इसके पास क्या था, स्थितिज ऊर्जा mgh, लेकिन जब तक वो नीचे आता है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। अब हम लोगों को देखना है कि क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब क्या जितना उसके में कमी हो रहा है क्या उतना ही घट रहा है ये, या जितना ये बढ़ रहा है गतिज ऊर्जा में, जितना वृद्धि हो रहा है क्या उतना ही कमी हो रहा है ये स्थितिज ऊर्जा में। अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में हम लोग देखेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, देखो एक चीज समझो
कि अगर इस स्थिति में आते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा में हम लोग वी डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को इतना पता है कि वी डैश स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर का यू का मान कितना था, 0 था, प्लस 2g और कितना चला है, x चला है, चला कि नहीं चला है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, वी डैश की वैल्यू बस हम लोग को निकालनी है। तो वी डैश की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, वी डैश स्क्वायर बराबर 2gx। तो भाई जहां पे वी डैश स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है वहां वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या मिल जा रही है, बस वी डैश की वैल्यू पुट करने पे हाफ m और वी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gx, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgx मिल गया। तो आप देख लीजिए कि जितना उसके में वृद्धि आया था, स्थितिज ऊर्जा में जितना बढ़ोतरी हुआ था उतना ही क्या, सॉरी स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आई थी, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आप हमको लगता है कि इस बात को मेरे साथ चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो mgx अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आ रही है, गतिज ऊर्जा में उतना ही वृद्धि आया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पे कितना आया है, हाफ mv डैश का होल स्क्वायर, और v डैश की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे mgx आ रही है। पुट कर देंगे अगर हम लोग वैल्यू, सॉरी कितना आ रहा है 2gx आ रही है, और इसकी वैल्यू पुट कर देने पे हमें वैल्यू कितना मिल जा रही है mgx, जो कि किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। अच्छा चलिए लास्ट वाले पे देख लेते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसी हिसाब से हम लोग को वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाती है, वी स्क्वायर बराबर हम लोग को मिल जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या थी पहले वाले सबसे प्रारंभिक में 0 प्लस 2gh, पहले की तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2gh। तो पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि अंतिम गतिज वेग, तो वो कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ m v स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2gh, 2 से 2 क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमें क्या मिल गया mgh। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जितना कमी आया है, जितना वृद्धि हुई है, यहां पे उतना ही क्या हुई है, कमी आई है। आप साफ साफ लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा माइनस बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, और बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा माइनस बिंदु जीरो पे स्थितिज ऊर्जा, क्या बोल रहा हूँ, गतिज ऊर्जा। रियली वेरी सॉरी बिकॉज इट इज, मेरा जो टंग है वो कम्प्लीटली इंग्लिश है, एंड आई एम लिटरली ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी, एंड दैट्स व्हाई माइट बी इट इज प्रॉब्लम दैट कि मैं कहीं गतिज ऊर्जा बोल दे रहा हूँ। पर समझने की जरूरत है आपको कि जो गतिज ऊर्जा में जितना ही वृद्धि हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में उतना ही क्या हो रहा है, कमी आ रही है, ठीक है ना। और ये चीज हम लोगों ने इस बिंदु से दिखा दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे समझते हैं और यहीं पे आपका इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शक्ति और शक्ति से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं उसको करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड बाय।